हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में। रिपीटेड क्वेश्चन है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग होता क्या है? प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इज अ व्हीकल टू रेज फंड थ्रू लोन फॉर मेगा प्रोजेक्ट इन पावर, telecommunication system, road, railways, theme park, एयर बसेस, ऑयल एंड गैस एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। यानी कि प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एक ऐसा व्हीकल है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम क्या करते हैं, फंड्स को रेज करते हैं। यानी कि किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है, फंड्स की ज़रूरत है। और ये फंड कहाँ से आएगा? ये फंड आता है लोन के ज़रिए। हम क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट के लिए फंड्स को जनरेट करने के लिए लोन का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट होता है वहाँ पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द लैंडिंग अगेंस्ट प्रोजेक्ट कैश फ्लो रेदर देन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्पॉन्सर्स और प्रोमोटर बैलेंस शीट। अब यहाँ पे कहा गया है कि मान लो कोई भी कंपनी क्या कर रही है, किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर रही है, प्रोजेक्ट बना रही है, उस प्रोजेक्ट के लिए फंड लोन लोन से लिया जा रहा है। ठीक है, बैंक से क्या लिया जा रहा है? लोन लिया जा रहा है उस प्रोजेक्ट के लिए। अब कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी चाहते हैं, लोन किसी ना किसी चीज़ के बदले तो देंगे। तो यहाँ पे जो लोन लिया जाता है वो किसके बदले लिया जाता है? अगेंस्ट प्रोजेक्ट कैश फ्लो की। वहाँ पे ये बताया जाता है कि भाई इस प्रोजेक्ट में हम जितना पैसा लगा रहे हैं, यहाँ से आने वाला कैश जो भी होगा, यहाँ से जितना भी कैश आएगा उसका हम यूज़ करेंगे आपकी पेमेंट करने के लिए। आपका इंटरेस्ट अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट हम उसी से पे करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बात कही गई है कि जो बैलेंस शीट होती है, जो भी स्पॉन्सर होते हैं, ठीक है, जो भी प्रोमोटर होती है, जो भी कंपनी क्या कर रही है, लोन ले रही है, वो अपनी बैलेंस शीट का यूज़ नहीं करती। ठीक है, कि मान लो अगर वहाँ से कैश फ्लो, जो भी कोलेटरल सिक्योरिटी है वो क्या कर रही है, प्रोजेक्ट की कैश फ्लो को रख रही है, ना कि अपनी बैलेंस शीट को। ठीक है, तो डेट रेशियो इन केस ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंस इज वेरी हाई इन ऑर्डर टू डिसिप्लिन द मैनेजमेंट एंड रिड्यूस एजेंसी कॉस्ट। तो यहाँ पे डेट रेशियो बहुत ज़्यादा कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादातर डेट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेट का यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या करनी पड़ेगी? पेमेंट करनी पड़ेगी इंटरेस्ट की। ठीक है, सो द डेट रेशियो इन केस ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इज वेरी हाई इन ऑर्डर टू डिसिप्लिन द मैनेजमेंट एंड रिड्यूस एजेंसी कॉस्ट। यहाँ पे मैनेजमेंट को डिसिप्लिन करने की बात क्यों कही गई है? क्योंकि यानी कि अगर हम इक्विटी का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे शेयर होल्डर आ जाते हैं। तो शेयर होल्डर क्या करते हैं? मैनेजमेंट में अपना कंट्रोल चाहते हैं। तो उस कंट्रोल को बचाने के लिए, उस मैनेजमेंट को सही रखने के लिए हम डेट का यूज़ करते हैं, इसलिए डेट रेशियो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो द यूज़ ऑफ कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग अ स्पेशल पर्पस व्हीकल इज क्रिएटेड। तो यहाँ पे जब भी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का हम बात करते हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के कंसेप्ट की जब भी हम बात करते हैं, तो यहाँ पे एक स्पेशल पर्पस व्हीकल का यूज़ किया जाता है। स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होती है? मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम करती है। ठीक है, लेकिन स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है? जब एक कंपनी एक किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए उसको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सेपरेट करती है अपनी कंपनी से, तो एक वो सब्सिडरी ओपन कर लेती है। ठीक है, उस सब्सिडरी में सिर्फ उस एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम किया जाता है। तो इसमें कहा गया, इसलिए कहा गया स्पेशल पर्पस व्हीकल की उस सब्सिडरी का मेन काम है कि उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करना। इसको हम और अच्छे से समझेंगे आगे आने वाली वीडियोस में क्या होता है। पूरा कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो देयर आर एग्रीमेंट बिटवीन द स्पेशल पर्पस व्हीकल एंड द लेंडर, स्पॉन्सर, रॉ मटेरियल सप्लायर, ऑफ टेक पार्टीज। ऑफ टेक पार्टीज क्या होती है? जैसे कि हमारा जो भी प्रोजेक्ट बना दिया, ठीक है, वो प्रोजेक्ट किसको सौंपा जाएगा? कस्टमर को। मान लो इन केस कस्टमर मना कर देते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे, तो उस कॉन्टीजेंसी से बचने के लिए, ठीक है, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम पहले ही क्या कर लेते हैं? ऑफ टेक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं कस्टमर के साथ कि हाँ भाई आपको फ्यूचर में इसका यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? पहले से बहुत सारी अलग अलग पार्टीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिए जाते हैं कि हाँ तुम्हें हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करना है। कि एक जो प्रोजेक्ट होता है, यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में जो प्रोजेक्ट का पीरियड होता है वो फिक्स होता है कि भाई ये प्रोजेक्ट जो है 20 साल तक के लिए होगा, 30 साल तक के लिए होगा। इस पीरियड के अंदर, जो भी पीरियड यहाँ पे गिवन होता है, इस पीरियड के अंदर जो भी कंपनी है, ठीक है, जिसने जो इस प्रोजेक्ट में काम कर रही है उसको, ठीक है, उसको क्या करना होता है? अपनी कॉस्ट को भी रिकवर करना होता है और अपना रिटर्न भी उस पर्टिकुलर पीरियड में जो है वो रिकवर करना पड़ता है। ठीक है, तो द ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इज एज हाई एज इन केस ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन लेवल। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे कहा गया कि जितने भी वेरियस कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, चाहे वो सप्लायर के साथ किए जा रहे हैं, चाहे वो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? कि एक स्पेशल कंपनी के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि उसका काम क्या है? इस प्रोजेक्ट को ऑपरेट करना और मेंटेन करना।
ठीक है। तो ये सारे जब भी हम प्रोजेक्ट को मिला देते हैं तो ये बन जाता है हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल बंडलिंग। क्यों? इसके अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं रॉ मटेरियल के साथ, ऑफ्टेक पार्टीज के साथ, मान लो कस्टमर के साथ, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ प्रोजेक्ट किए जाते हैं, इसलिए हम इसको कॉन्ट्रेक्चुअल बंडलिंग कहते हैं। इसमें कहा गया, इट यूज फाइनेंशियल इंजीनियरिंग इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल बंडलिंग इन रिस्क शेयरिंग अमंग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एंड देयर मिटिगेशन। यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्व होती है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, रिस्क को शेयर कर लिया जाता है कि मान लो ये प्रोजेक्ट से आने वाला कैश है, उस जो भी कैश फ्लो होगा वहीं से क्या किया जाएगा, जो भी स्टेक होल्डर है इसकी उनकी पेमेंट की जाएगी, ताकि जो भी रिस्क है उसको क्या किया जाए, कम कर दिया जाए। ठीक है। इन केस ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग द रिस्क इज़ वेरी हाई। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में क्या होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो द कॉमन विजडम इज़ दैट इट इज़ हाई रिस्क विच ब्रिंग हाई एक्सपेक्टेड रिटर्न। और ये हमेशा माना गया है कि जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ पे रिटर्न ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होगा। तो द स्पॉन्सर डू नॉट एक्सपेक्ट हाई रिटर्न बट ट्राई टू शेयर द रिस्क अमंग ऑल द स्टेक होल्डर्स बाय स्ट्रक्चरिंग द डील। यहाँ पे स्पॉन्सर क्या कहते हैं, स्पॉन्सर कहते हैं कि हम ज़्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं करते, हम कहते हैं कि रिस्क बहुत ज़्यादा है तो उस रिस्क को मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं, जितने भी ज़्यादा स्टेक होल्डर होंगे वहाँ पे उतना ज़्यादा जो है रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर को ना लेके डेट को लिया जाता है, इसलिए लिया जाता है कि जो कंट्रोल है वो मैनेजमेंट के पास रहे। यहाँ पे स्टेक होल्डर की बात की गई है, तो स्टेक होल्डर कौन है, वो हो गए जो रॉ मटेरियल सप्लायर है, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस एजेंसी है, ये सारे क्या है, उस कंपनी के स्टेक होल्डर है, उस प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर है, जिनके बीच में रिस्क को क्या कर दिया जाता है, शेयर कर दिया जाता है। तो इन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज फाइनाइट। तो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के अंदर जो भी प्रोजेक्ट की लाइफ होती है वो फिक्स होती है, फाइनाइट होती है। एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं जिससे कि हम अच्छे से समझ सके। तो इन केस ऑफ नोएडा टोल ब्रिज, नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड हैज़ बीन क्रिएटेड, यानी कि नोएडा टोल ब्रिज को बनाने के लिए एक कंपनी को बनाया गया, एक कंपनी को फॉर्म किया गया। ठीक है। एज इन केस ऑफ नोएडा टोल ब्रिज प्रोजेक्ट द कंसेशन पीरियड गिवन टू द स्पॉन्सर बाय द गवर्नमेंट फॉर द ऑपरेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट इज 20 ईयर्स। गवर्नमेंट ने कहा भाई एक प्रोजेक्ट बनाना है, इस प्रोजेक्ट का लाइफ टाइम जो है वो 20 ईयर्स का होना चाहिए, कि 20 साल के अंदर तुम्हें ये प्रोजेक्ट बना के गवर्नमेंट को रिटर्न करना है। ठीक है। तो अब क्या कहा गया कि 20 साल में इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जितना भी पैसा लगता है वो तुम लगाओगे, और अपनी कॉस्ट और रिटर्न को इस 20 साल के अंदर ही जो है तुम कवर करोगे। ठीक है। और कवर करने के बाद 20 साल के 20 20 ईयर्स होने के बाद ये प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट को वापस कर दिया जाएगा। तो इन दिस 20 ईयर्स द स्पॉन्सर हैव टू रिकवर देयर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट एंड द रिटर्न ऑन दैट इन्वेस्टमेंट। यानी कि 20 साल में जितनी भी इन्वेस्टमेंट उस प्रोजेक्ट में की है या फिर जितना रिटर्न उससे चाहता है वो 20 साल के अंदर ही कवर करना पड़ेगा स्पॉन्सर को। तो एट द एंड ऑफ द कंसेशन पीरियड द प्रोजेक्ट एसेट विल बी ट्रांसफर बैक टू द नोएडा एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। तो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, आई होप कि आप समझ गए होंगे प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग क्या होता है। मान लो एक कंपनी है वो मल्टीपल प्रोजेक्ट में काम करती है, तो उसकी जो बैलेंस शीट में वो सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है वो शो करते हैं। लेकिन अगर एक कंपनी चाहती है कि वो इस प्रोजेक्ट को अलग रखे अपने बाकी प्रोजेक्ट के साथ, तो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई जाती है, एक सब्सिडरी को फॉर्म किया जाता है जिसका मेन काम क्या होता है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को देखना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी प्रोजेक्ट से आने वाला रिटर्न है वो सारे जो शेयर होल्डर्स है, जो स्टेक होल्डर है, उनमें डिवाइड हो जाता है एज अ डिविडेंड। लेकिन अगर कंपनी उस प्रोजेक्ट को सेपरेट ना रख के उस प्रोजेक्ट को कंपनी के बाकी प्रोजेक्ट के साथ रखती है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करती है, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है उसमें रिकॉर्ड करती है, तो वो क्या कर सकती है, उस आने वाले रिटर्न को रिटेन अर्निंग के तौर पे रख सकती है, या फिर उसको बिजनेस को एक्सपेंड करने के पर्पज से भी यूज़ किया जाता है, बहुत सारे पर्पज से यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट को सेपरेट वे में अगर हम यूज़ कर रहे हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट से आने वाला जो भी प्रॉफिट है उसको हम कंपनी के पर्पस में यूज़ नहीं कर सकते, कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। उसका यूज़ हम सिर्फ और सिर्फ उस रिटर्न का यूज़ हम जो क्या है एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने में ही यूज़ करेंगे। इसको और अच्छे से हम समझेंगे जब हम डिफरेंस करेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस में और प्रोजेक्ट फाइनेंस में क्या डिफरेंस होता है। आने वाली वीडियो में हम करने वाले हैं रिक्वायरमेंट और बहुत सारे टॉपिक प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग से रिलेटेड, ताकि आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं इसमें ये टॉपिक नहीं डाल रही हूँ ताकि मैं इस वीडियो को और बड़ा नहीं बनाना चाह रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।